प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता भारत माता लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य से जुड़े नए नए विषयों पर साक्षात्कार होता रहो। तो आइए कविता के व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। पंत जी की भारत माता कविता उनके ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। इसमें स्वतंत्रता पूर्व के भारत के ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है, जो भारत और भारतवासियों की दशा का वर्णन करती है। इस कविता का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि असली भारत तो ग्रामों में निवास करती है, परंतु भारत के गांवों में बसने वाले उन ग्रामीणों की दशा अत्यंत ही दयनीय है। उनके पास पहनने को पर्याप्त वस्त्र नहीं, खाने को भरपेट भोजन नहीं। वह अशिक्षित हैं, भोले भाले हैं, पीड़ित और शोषित हैं। उनको सदैव ही दबाया जाता रहा है। यहाँ पंत जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत माता के असली स्वरूप को देखना है तो भारत के गांवों में हमें जाना होगा। भारत माता इन ग्रामीणों के रूप में अवस्थित है, पर आज भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनकर रह गई है, क्योंकि अपने ही देश में भारत को इन ग्रामीणों के रूप में सताया जाता रहा है। अंग्रेजों ने इनको प्रताड़ित किया, लेकिन अहिंसा रूपी हथियारों से ज्यादा दिनों तक इनको बंदी बनाकर नहीं रख सके और अंत में अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। इस कविता के माध्यम से पंत जी ने गुलाम भारत के निवासियों की स्थिति एवं भारत माता के असली संतानों द्वारा अपनी आजादी के लिए किए गए संघर्षशीलता के महत्व को प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। कविता की पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को नीले रंग से ठीक दाहिने ओर दर्शाया हूं, जो कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए कविता के व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, दैन जरित अपलक नत चितवन, अधरों से चीड़ निरव रोदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण सुमित्रानंदन पंत की भारत माता कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने भारत की दुर्दशा के साथ यहाँ के प्राकृतिक परिवेश का भी चित्रण किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि पंत जी यहाँ कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांवों का देश है तथा यहाँ के गांवों में
ही भारत माता के असली दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर खेतों में हरियाली फैली रहती है और उनमें अनाज लहलहाता रहता है, परंतु इसका हरा आंचल मैला सा अर्थात धूल से व्याप्त रहता है। अर्थात यहाँ गांवों में चारों तरफ धूल उड़ा करती है। पंत जी पंक्तियों के माध्यम से पुनः कहना चाहते हैं कि गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल जैसे बहता है। अर्थात भारतीयों की दरिद्रता, दीनता एवं श्रम निष्ठा का जल बहता है। भारतीयों की दीनता को देखकर मानो जैसे भारत माता करुणा के आंसू बहा रही है। वे आंसू ही गंगा, नमना आदि नदियों की जलधारा के रूप में हमेशा से प्रवाहित होती रही है। भारत माता मिट्टी की प्रतिमा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति है, जिससे वह सदा उदास एवं दुखिया दिखाई देती है। पंत जी यहाँ वर्णन करते हैं कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त एवं निराशा से झुकी हुई रहती है तथा इसके अधरों पर मूक अर्थात रोदन की व्यथा दिखाई देती है। भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण, शोषण, अपनी अज्ञानता आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। इस कारण वह अपने ही घर में जैसे प्रवासिनी के समान उपेक्षित शासकों की कृपा पर निर्भर रहती है। अर्थात कहे तो यह भारत माता का दुर्भाग्य ही है। इस प्रकार अगर हम इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो यहाँ पंत जी के राष्ट्र प्रेम और प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुए हैं तथा भाषा की बात करें तो यहाँ तत्सम प्रधान नवीन प्रतीक एवं उपमा विधान के साथ मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है एवं साथ ही अनुप्रास, रूपक एवं परिकर अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। 30 कोटि संतान मग्न तन अर्था अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदित कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित सर्देनुहु हासिनी। ताई प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण में पराधीनता काल में भारत की दुर्दशा का भावपूर्ण तथा यथार्थ चित्रण यहाँ पंत जी ने किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत माता की 30 करोड़ संतान गरीबी के कारण नंगे बदन है, जो आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित एवं शोषण से ग्रस्त तथा प्रतिरोध करने में हमेशा से असमर्थ है। यह अंधविश्वासों से ग्रस्त होने के कारण अज्ञानी तथा असभ्य, अशिक्षित एवं गरीब है। यह अत्याचारियों के सामने सदा झुके तथा दबे हुए रहते हैं। भारत माता पेड़ों के नीचे रहती है, अर्थात भारतवासी गरीबी के कारण पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। इनके पास उचित आवास व्यवस्था तक नहीं है तथा यह खुले आसमान के नीचे सोने को विवश है। पंत जी पुनः यह कहते हैं कि
भारत भूमि पर सोने के समान मूल्यवान धान उगता है, फिर भी साधारण भारतीय नागरिक या खेतीहर कृषक अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों के गुलाम बने हुए हैं। भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुठाग्रस्त है, फिर भी वह करुण विलाप से कांपता हुआ अधरों से मंद हास्य के साथ मौन रहता है। पंत जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु से ग्रस्त होने से धूमिल लगता है, उसी प्रकार विदेशी शासकों के निशंत बर्बरता एवं अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा ग्रसित हो गया है। शायद यह है कारण यही है कि प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न होने पर भी भारतीयों का जीवन कष्टों से घिरा रहता है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पंत जी ने खेतीहर कृषकों के मजबूरी की सुंदर व्यंजना की है, साथ ही तत्सम शब्दावली एवं मुक्त छंद की तुकांत गेयता द्रष्टव्य है। एवं दूसरी और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, परिकर एवं मानवीकरण अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मुढ़ गीता प्रकाशिनी। सफल आज उसका तम संयम पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम हरती जन्मन भय भव तम ब्रह्म जग जननी जीवन प्रकाशिनी। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने पराधीन काल के भारत की दशा और आशा विश्वास से संवलित मनोदशा का यहाँ चित्रण किया है। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पंत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त हो गया है। उसके सामने कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। निराशा चिंता से उसकी भौहें मुड़ी हुई व नेत्र झुके हुए हैं और पूरा आसमान उसके भाव या धुंध से आच्छादित है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम से धूमिल दिख रही है। पंत जी पुनः अतीव व्यथित स्वर में कहते हैं कि भारत ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान का प्रकाश दिया था, परंतु आज वह ज्ञानी भारत अज्ञानी सा प्रतीत हो रहा है। भारत माता ने संपूर्ण विश्व में गीता का प्रकाश फैलाया था, परंतु आज इस ज्ञान साधना की पुण्य भूमि एवं गीता की जन्मभूमि भारत पाश्चात्य अंधाधुंधकरण से ग्रस्त है। आज यहाँ के लोग विदेशों की परंपराओं को जैसे निर्वाह करते दिख रहे हैं। आज उसकी ज्ञान चेतना कहीं न कहीं कुंठित से दिख पड़ती है। पंत जी कहते हैं कि परंतु इतना होने के बाद भी जैसे आज भारत का तप संयम सफल हो रहा है, अर्थात उसमें नवीन आशा का संचार हो रहा है। भारत माता अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध
भारतवासियों को पिला रही है, जो कि अमृत के समान है तथा जनता के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञानता को समाप्त कर जैसे नई आशा और अहिंसा रूपी संबल देने वाला है। इस विशेषता के कारण ही अब भारत विश्व माता या लोक माता बन रही है तथा संपूर्ण विश्व को जीवन में विकास करने का सही मार्ग जैसे बतला रही है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पंत जी ने राष्ट्र प्रेम व क्रांतिवादी स्वर व्यक्त करते हुए गीता के आध्यात्मिक संदेश, सत्य, अहिंसा एवं मानव प्रेम के सिद्धांतों की व्यंजना की है तथा यहाँ शब्दावली तत्सम प्रधान मुक्तक छंद की गेयता तथा भावानुकूल है। दूसरी ओर अलंकार की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, उपमा, रूपक, परिकर एवं समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार पंत जी द्वारा रचित भारत माता कविता को पढ़ने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस कविता का मूल भाव यह है कि भारत माता का स्वरूप विराट है। अपनी संतानों की पीड़ा, क्लेश, अभावग्रस्त एवं मूढ़ता से भारत माता बहुत चिंतित है। वह जन जन में गीता ज्ञान का प्रकाश देखना चाहती है। धरा से गगन तथा अंधकार की जग प्रकाश एवं ज्ञान का प्रकाश करना चाहती है। जैसे वह चाहती है कि हे भारत के पुत्रों अर्थात भारतवासियों, अपने गौरवमय इतिहास को पहचानो, जानो और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करो। अपने देश को स्वतंत्र कराने के बारे में सोचो। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो एवं साथ ही गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।